हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो पे। जैसा कि आप सभी को पता है, निम्मी क्वेश्चन बैंक की अपनी सीरीज चल रही है और इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। ये जो अपनी निम्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज है, सभी आईटीआई एग्जाम के लिए बेसिकली रामबाण क्लास है। कोई भी आईटीआई का एग्जाम हो, चाहे सेमेस्टर का आपका एग्जाम हो आईटीआई का, या कोई भी टेक्निकल आपका प्रिपरेशन एग्जाम हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी अदर जॉब के लिए, आईओसीएल, डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआईएल, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लासेस आपकी बेनिफिट होने वाली हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेम द पार्ट ऑफ द फाइल मार्क्ड एज एक्स। यहाँ से जो एक्स पार्ट मार्क किया गया है उसके बारे में आपको बताना है कि ये पार्ट यहाँ पर इसका क्या नाम है। तो आप सभी को फाइल के विभिन्न पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अपना मेन फंडा आता है कि जैसा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि निम्मी में कई सारे उत्तर गलत दिए गए हैं, तो वहाँ पर बेसिकली इस वीडियो में हम सारे क्लियर करेंगे। पूरे इस अपने सीरीज में जो भी उत्तर गलत दिए गए हैं उन सभी को अच्छे से यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं अपने इस सीरीज में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर यहाँ पर एक्स वाले पार्ट की बात की जाए कि इसको क्या कहेंगे, तो आप सभी को पता है इस भाग का नाम क्या होता है, टैंग होता है। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टैंग सही हो जाएगा। लेकिन निम्मी के अनुसार बात की जाए तो निम्मी ने इसका आंसर हील दे रखा है। लेकिन हील किस वाले पार्ट को कहते हैं, हील हमारा ये वाला पार्ट होता है। ये वाला जो आपका पार्ट है जहां पर दांतें नहीं कटे हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, हील कहते हैं। हील की पहचान ही यही होती है कि फाइल का वो पार्ट जहां पर दांतें नहीं कटे होते हैं। बेसिकली क्या होता है, बॉडी का ही पार्ट होता है। यहां से लेकर के यहां तक जो ये लेंथ दी गई है आपकी, जिसे हम लंबाई कहते हैं, यही क्या फाइल की आपकी बॉडी है। और बॉडी का वो पार्ट जहां पर आपका दांता नहीं कटा है, इसी को क्या कहते हैं, हील कहते हैं। ठीक है। और ये वाला भाग जो कि एक्स से मार्क किया गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे शोल्डर कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसे क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं। और टैंक कहाँ पर यूज किया जाता है, तो इसको हम हैंडल में फिट करते हैं। क्योंकि इसको हैंडल में फिट किया जाता है, इसीलिए फिट करते समय इसको हमें थोड़ा क्या करना होता है, उल्टा करके चोट मारना होता है थोड़ा सा, तभी ये हैंडल में फिट होगा। इसलिए टैंग वाला जो पार्ट होता है फाइल में, ये वाला पार्ट सॉफ्ट रखा जाता है, इसे हम हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते। बाकी जो पूरा फाइल का ये भाग है आपका, हील से लेकर के यहाँ टिप तक, ये पूरा क्या होता है, हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। लेकिन जो आपका ये भाग हो गया टैंग वाला, इसको हम हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका ये कर्वेचर वाला पार्ट होता है, इसे हम शोल्डर कहते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बेसिकली मेटल की क्लिप होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे फेरुल कहा जाता है, जो कि हैंडल को फटने से क्या करती है, बचाती है। ये पार्ट बेसिकली आपका हैंडल होता है, जो कि लकड़ी का या प्लास्टिक का लगाया जाता है। ठीक है, जिससे हम फाइल को पकड़कर उसको ऑपरेट कर सके। यहाँ से लेकर के आपका टिप से लेकर के पॉइंट, टिप या पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आपका जो हील तक का भाग होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, फाइल की लंबाई कहते हैं। ठीक है, यल से इसको डिनोट किया जाता है। जो यहाँ पर ये लास्ट वाला भाग होता है, इसे हम टिप या पॉइंट कहते हैं। और ये पूरा भाग क्या होता है, बॉडी होता है, जिस पर आपके दांते कटे होते हैं। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो फाइल है किस प्रकार का कटिंग टूल है, मल्टी पॉइंट है या सिंगल पॉइंट है, तो ये क्या है आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कटिंग एजेस होते हैं, एक से अधिक जब कटिंग एज होगी तो उसे क्या कहेंगे, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहेंगे। किस मेटल का बनाया जाता है, तो हाई कार्बन स्टील या फिर हाई ग्रेड कास्ट आयरन से भी इसे बनाया जाता है। ठीक है। फाइल की लंबाई की बात कीजिए, लंबाई तो 100 से लेकर के 400 mm तक की लंबाई में आपके पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो आशा करते हैं ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा टैंग, ना कि हील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पूछा गया है ट्राई स्क्वायर के बारे में। व्हाट इज द यूज ऑफ ये ट्राई स्क्वायर, बेसिकली ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पर अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। वहां पर जब आपको ऑप्शन दिया जाता है कि टू चेक राइट एंगल
और टू मेजर राइट एंगल, तो बेसिकली यहाँ पर चेक राइट एंगल दिया गया है, मेजर राइट एंगल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, समकोण या जिसे हम राइट एंगल कहते हैं या एंगल में बात की जाए तो 90 डिग्री के एंगल को चेक करने के लिए। ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है, चेक करने के लिए, ना कि मेजर करने के लिए। अक्सर एग्जाम में दूसरा वाला ऑप्शन भी दिया जाता है तो वहां पर गलती हो जाती है, ठीक है। ट्राई स्क्वायर और क्या क्या चेक कर सकता है, तो 90 डिग्री एंगल को चेक करता है, साथ ही साथ किसी सरफेस की आपकी फ्लैटनेस चेक कर सकता है, कोई ये आपका फ्लैट सरफेस है तो यहाँ पर हम ट्राई स्क्वायर को रख के देख सकते हैं कि फ्लैट है कि नहीं है। साथ ही साथ क्या करता है, जो दो ये एडजेसेंट साइड है, ठीक है, इस साइड के बीच का जो एंगल 90 डिग्री होता है इसी को चेक करता है। इसको हम अनदर नाम से जानते हैं जिसे स्क्वायरनेस कहते हैं, तो स्क्वायरनेस भी ऑप्शन में दिया जाता है कि स्क्वायरनेस को भी चेक कर सकता है ट्राई स्क्वायर, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपसे ट्राई स्क्वायर का जो है अलाउंस पूछा जाता है या कह लो एक्यूरेसी, ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी पूछी जाती है, कितनी होती है, तो कितनी होती है 0.002 mm, ठीक है। कितना होता है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, मतलब 10 mm में 2 माइक्रोन, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ इसकी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है ट्राई स्क्वायर की। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा मार्किंग मीडिया से पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, कौन सा मार्किंग मीडिया होता है जो कि क्या है, जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। तो कौन सा मार्किंग मीडिया है, आपके पास ऑप्शन है व्हाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या फिर सेलुलोज लिक्योर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, ये बेसिकली क्या होता है, आपका जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। कारण क्या होता है कि ये जहरीला होता है, तो इसके पीछे कारण होता है नाइट्रिक एसिड। जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को बना रहे होते हैं तो कॉपर सल्फेट और पानी, साथ ही साथ उसमें हम क्या करते हैं, कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड की डालते हैं, जिससे कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। तो इसे बचाना चाहिए, बहुत मतलब प्रिसाइजली यूज करना चाहिए जब भी आप इसे यूज करते हैं किसी भी पार्ट पर, ठीक है। तो ये सावधानी वहां पर रखी जाती है। बात की जाए अदर मार्किंग मीडिया की, यहाँ पर जो व्हाइट वाश दिया गया है, व्हाइट वाश का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो बेसिकली जो आपका रफ वर्क होता है या कास्टिंग का वर्क होता है वहां पर व्हाइट वाश का प्रयोग किया जाता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वो होता है पर्शियन ब्लू, कि आपसे पूछा जाएगा किसी फिनिशिंग कार्य में या फिनिश की हुई सतहों पर कौन सी मार्किंग मीडिया का यूज किया जाता है, या आपका कह लीजिए बहुत ही अच्छा मार्किंग लाइनें स्पष्ट किस पर दिखती हैं, तो कौन सा हो जाता है पर्शियन ब्लू, जिस पर अच्छी लाइनें दिखती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेलुलोज लिक्योर की बात की जाए तो इसकी एक विशेषता होती है कि ये कई सारे कलर में पाया जाता है। जो सेलुलोज लिक्योर होता है ये मल्टी कलर में उपलब्ध होता है, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषता है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पूछा जाता है कॉपर सल्फेट, जो कि जहरीला होता है नाइट्रिक एसिड के कारण। दूसरे नंबर पर पूछा जाता है पर्शियन ब्लू, जो कि बहुत एक्यूरेट प्रिसीजन कार्य में प्रयोग करते हैं। इस पर जो लाइनें खींची जाती हैं काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज में कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा पार्ट होता है जो कि क्या करता है, स्क्राइबर को पकड़ता है। बेसिकली यूनिवर्सल सरफेस गेज में हम किस पार्ट में स्क्राइबर को होल्ड करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्नग या गाइड पिन, रॉकर आर्म या फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये स्नग। बेसिकली यहाँ पर स्नग और क्लैंपिंग नट के द्वारा हम स्क्राइबर को यूनिवर्सल सरफेस गेज में होल्ड करते हैं। गाइड पिन का यूज पूछा जाए तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, गाइड पिन का। गाइड पिन की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब पर पैरेलल लाइन यूनिवर्सल सरफेस गेज के द्वारा हम ड्रॉ कर सकते हैं। और बेसिकली सरफेस गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब भी हमें किसी भी जॉब को, बेसिकली आपने देखा होगा जब लेथ मशीन पे कोई जॉब हम वहाँ पर बांधते हैं सबसे पहले होल्ड करते हैं, तो सरफेस गेज के द्वारा ही उसकी हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रिसिटी को चेक करते हैं, उसकी कह लीजिए आप ट्रूनेस चेक करते हैं
कि हमारा जॉब जो हमारी स्पिंडल की एक्सिस है उसके साथ ट्रू है या नहीं, कंसेंट्रिक है कि नहीं, उसके सेंटर में है कि नहीं, तो इसका द्वारा ये जांच भी आपकी की जाती है। ठीक है, फाइन एडजस्टिंग स्कोर के द्वारा बेसिकली आपका बहुत माइनर एडजस्टमेंट वहां पर किया जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 2 ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसने क्या करता है, स्क्राइबर को होल्ड करता है और गाइड पिन के द्वारा पैरेलल लाइन खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। यहाँ पर बेसिकली आपको एक फिगर दिखाया गया है, वाइस का फिगर दिखाया गया है। आपको बताना है कि ये कौन सी वाइस यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप लोग ITI में काफ़ी ज़्यादा इस वाइस को बनाए होंगे, इसका फिगर बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। इसका नाम क्या है, हैंड वाइस। नाम से ही स्पष्ट है आपका कहाँ प्रयोग करते हैं, तो हाथ में इसे हम होल्ड करके बेसिकली प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, हैंड वाइस का। अब हैंड वाइस की विशेषता होती है कि ये अदरवाइज की अपेक्षा इसकी कुछ अलग खासियत होती है। जैसे अदरवाइज क्या होती है, बेसिकली कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की वाइस बनाई जाती है। नॉर्मल वाइस की बात की, बेंच वाइस हो गई तो आपकी कास्ट स्टील की हो गई। ठीक है, अगर आपका बात की जाए पाइप लेग वाइस की तो हो गई आपकी क्या नाम, रॉट आयरन की हो गई। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होता है। इसी प्रकार जो यहाँ पर आपकी हैंड वाइस होती है ये किससे बनाई जाती है, तो ये आपकी माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। ठीक है, किससे बनाते हैं, माइल्ड स्टील। अगर माइल्ड स्टील ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसका उत्तर भी रॉट आयरन हो जाएगा। गलती से भी कास्ट आयरन यहाँ पर मत क्लिक कीजिएगा। ठीक है, वो बेंच वाइस के केस में आता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की जब बात करेंगे बेंच वाइस के तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हैंड वाइस में माइल्ड स्टील की या फिर रॉट आयरन की बनाई जाती है। प्रयोग किया जाता है बेसिकली छोटे जाप जैसे स्क्रू, रिबेट, की हो गया या कोई छोटा ड्रिल हो गया, ऐसे छोटे छोटे पार्टों को होल्ड करने के लिए मिनट्स वर्क कह सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है डूइंग द मिनट्स वर्क, तो वहाँ पर हैंड वाइस हो जाता है। ठीक है, 125 से लेकर के 150 mm साइज के जाप को इसमें हम होल्ड कर सकते हैं, किसमें, हैंड वाइस में। यहाँ पर एक जो नट लगा होता है काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा नट है, तो इसका नाम क्या है इस नट का, तो इसका नाम है विंग नट। इसे क्या कहते हैं हम, विंग नट कहते हैं। इसके द्वारा इजीली क्या करते हैं, वाइस को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अदरवाइज की बात की जाए, यहाँ पर पिन वाइस दिया गया है। तो पिन वाइस का बेसिकली प्रयोग किया जाता है वॉच मेकर्स के द्वारा। ठीक है, जो आपकी घड़ी साज वाले होते हैं इसका प्रयोग करते हैं। इसमें कॉलेट चेक लगा होता है जिसके द्वारा छोटे, बहुत ही छोटे डायमीटर जाप को ये होल्ड कर पाता है। नेक्स्ट पाइप वाइस की बात की जाए तो पाइप वाइस की एक विशेषता होती है कि जो अदर वाइस होती है, जैसे आप इसी वाइस का एग्जांपल ले लीजिए, जब इसको आप ओपन करेंगे तो इसके जॉस क्या होंगे, हॉरिजेंटल ओपन होंगे। सॉरी, एक इधर जाएगा एक इधर, मतलब ये हॉरिजेंटल ओपन और क्लोज होगा। जबकि पाइप वाइस के केस में उल्टा होता है, इसके जो जॉस होते हैं वो वर्टिकल ऊपर नीचे की तरफ खुलते हैं। तो ये भी इसका पहला मेन डिफरेंस हो गया। और पाइप वाइस का प्रयोग जैसे नाम से स्पष्ट है, पाइप तो कोई राउंड सेक्शन का जॉब है, जैसे पाइप हो गया या ट्यूब हो गया, तो उसको होल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है क्विक रिलीजिंग वाइस। तो क्विक रिलीजिंग वाइस का बेसिकली प्रयोग किया जाता है जहां पर आपको बहुत जल्दी से ओपन और क्लोज करना हो। तो इस केस में आपसे पूछा जाता है कि क्विक रिलीज जो वाइस होती है उसके स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो इसके स्पिंडल पर जो आपकी थ्रेड होती है उसका नाम है बटरेस थ्रेड। कौन सी थ्रेड होती है, यहाँ पर बटरेस थ्रेड आपकी कटी होती है। और साथ ही साथ वहां पर हाफ नट और लीवर होता है जिसके द्वारा इसको हम इजीली ओपन और क्लोज कर पाते हैं। तो आशा करते हैं ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर यहाँ पर हमारा पूछा गया है, ये न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ। बेसिकली जब हेक्सा ब्लेड हम लेते हैं, ठीक है, उसको फ्रेम में होल्ड करते हैं तो कुछ स्ट्रोक के बाद हमारा हेक्सा ब्लेड क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो उस ढीले होने का कारण क्या है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड की खिंचाव के कारण, रॉन्ग पिच ऑफ ब्लेड या इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सॉ सेट, या नट थ्रेड बिंग वर्न आउट। क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड। जो आपकी नई ब्लेड होती है जब उसे हम यूज करते हैं तो शुरुआत में क्या करती है, वो खिंचाव डालती है, दोनों तरफ उसमें स्ट्रेचिंग फोर्स लगता है जिसकी वजह से ब्लेड आपकी थोड़ी सी लूज हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड।
अब ब्लेड में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लेड बेसिकली किस मटेरियल का बना होता है, तो ये हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बेसिकली ब्लेड बनाया जाता है और इसको हम हार्ड और टेम्पर करते हैं जिससे कि आसानी से कटिंग कर सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी इसकी डिटेल को हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हेक्सा ब्लेड से ही पूछा गया है। वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ऑक्योर इजिली व्हाइल सॉइंग ऑफ थिन वॉल्ड वर्क पीस एंड स्टार्ट ऑफ द कट। पहले कट और पतले वर्क पीस, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला कट जब हम कट स्टार्ट करते हैं उस समय, या आप किसी पतले वर्क पीस की कटिंग कर रहे होते हैं तो उस समय दांते जो होते हैं हेक्सा ब्लेड के आसानी से टूट जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो इसका जो बेसिकली कारण होता है, जब हम पहला स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आपने अनुभव किया होगा कि जो हमारा फोर्स लग रहा होता है वो अचानक से लगता है। तो अचानक से मतलब उसी दांतों पे फोर्स लगता है जहां पर हेक्सा ब्लेड हमारा उस जॉब के कांटेक्ट में होता है। तो बहुत ही कुछ मतलब 2-3 दांतों पर ही वहां पर फोर्स लगता है, जिस कारण अचानक इंपैक्ट लोड होने से क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, हैंड फॉर एक्ट्स ऑन अपान फ्यू टीथ ओनली। यहाँ पर जो हाथों का हमारा बल होता है केवल कुछ दांतों पर ही काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लेड के दांते टूट जाते हैं। तो हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपान फ्यू टीथ, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब ब्लेड पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी किस मटेरियल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है, हार्ड और टेम्पर किया जाता है। अब यहाँ और इसकी बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पर 2 प्रकार की हेक्सा ब्लेड के बारे में पूछा जाता है। जो पहला होता है वो पूछा जाता है कोर्स हेक्सा ब्लेड के बारे में, और जो दूसरा होता है ये पूछा जाता है आपका फाइन पिच हेक्सा ब्लेड के बारे में। ठीक है, तो पिच नथिंग बट जो हेक्सा ब्लेड के दांते होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और दांतों को इधर उधर लहर के रूप में मोड़ना वो दांतों की सेटिंग कहलाती है, टीथ सेटिंग कहलाती है। टीथ सेटिंग किया जाता है क्योंकि कटिंग करते समय जो वहां पर चिप्स होती है आसानी से बाहर निकल सके, और जो वहां पर ब्लेड की थिकनेस है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब अधिक चौड़ाई का ग्रुप बन सके, जिसके कारण ब्लेड आसानी से उसमें मूव हो सके, कूलेंट कटिंग पॉइंट तक पहुंच सके और चिप्स बाहर निकल सके, इसलिए हम सेटिंग करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कोर्स पिच हेक्सा ब्लेड की। तो जो कोर्स पिच हेक्सा ब्लेड होता है इसका जो पिच होता है जनरली 1.8 mm रखा जाता है। ठीक है, कोर्स मतलब अधिक, तो यहाँ पर पिच 1.8 mm होती है। इसका प्रयोग पूछा जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली कोई सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल पे करते हैं, या कोई थिक सेक्शन में कोई मोटा जॉब है तो उस स्थिति में प्रयोग करते हैं, या फिर सॉफ्ट मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाता है कोर्स पिच हेक्सा ब्लेड का। फाइन पिच की बात की जाए तो जो इसकी पिच होती है, इसकी पिच होती है 0.8 mm, जिसे हम फाइन पिच हेक्सा ब्लेड कहते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है हार्ड मटेरियल पर। किस पर प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हार्ड मटेरियल पर, या फिर कोई थिन सेक्शन, कोई पतला जॉब है, ठीक है, कोई पतला जॉब है, थिन सेक्शन का जॉब है, उस पर प्रयोग करेंगे, या हार्ड मटेरियल पर प्रयोग करेंगे। या आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है कि कंड्यूट पाइप को काटने के लिए किस पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर फाइन पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। और कोर्स पिच का प्रयोग करेंगे सॉफ्ट मटेरियल या फिर थिक सेक्शन के लिए। आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हिच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स और जॉइंट। यहाँ पर बेसिकली जो कॉर्नर है या फिर जॉइंट है वहां पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए या फिर कह सकते हैं सेट करने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए ये आपका कोई जॉब है, ठीक है, ये आपका कोई एक जॉब है, स्क्वायर जॉब है, ठीक है, ये मान लीजिए सपोज दैट आपका कोई जॉब है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एरिया पर मान लो हमको कोई काम करना है, यहाँ पर हमें ये आपका जो कॉर्नर है यहाँ पर मटेरियल को हटाना है, यहाँ पर चिपिंग करनी है, तो किस चीजल का प्रयोग किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल या फिर हाफ राउंड नोज चीजल।
तो इस केस में कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डायमंड पॉइंट चीजल, बेसिकली जो चीजल होती है इस पर डायमंड, इसका जो मतलब शेप होता है उसका जो कटिंग पॉइंट का, वो किस शेप में होता है, डायमंड शेप में होता है, ना कि वहां पर डायमंड लगा होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही नुकीला वहां पर होता है डायमंड शेप में, इसीलिए इसका प्रयोग जो कॉर्नर है यहाँ पर स्क्वायरिंग मटेरियल स्क्वायर करने के लिए, बराबर करने के लिए प्रयोग करते हैं। बेसिकली चीजल की बात की जाए तो किस मटेरियल का बना होता है, कोई भी आपका कटिंग टूल है तो उसका मटेरियल आपको जानना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम हर क्वेश्चन में जो भी आता है उसका मटेरियल आपको बताते रहते हैं, ठीक है। तो अगर चीजल की बात की जाए ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये बना होता है आपका हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि चीजल के कितने पार्ट को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, तो चीजल की पूरी बॉडी को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता, ठीक है। क्योंकि मान लो ऊपर वाला जो भाग है, हेड है हमारा, वहां पर हम क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, वहां पर हार्ड एंड टेम्पर कर देंगे तो टूट जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके केवल 1/3 पार्ट को आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है, 1/3 पार्ट, 1/3 भाग को ही हार्ड और टेम्पर किया जाता है, ठीक है। 1/3 भाग का मतलब जो भी आपका वहां पर नीचे वाला सेक्शन होता है, कटिंग पॉइंट वाला सेक्शन, उसी को बेसिकली वहां पर हार्ड और टेम्पर किया जाता है, बाकी पार्ट को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है, ठीक है। शेप किस शेप में पाई जाती है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल शेप में आपकी चीजल पाई जाती है, षटभुजाकार या फिर अष्टभुजाकार शेप में चीजल पाई जाती है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है, 1/3 भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, ना कि पूरी बॉडी को, ये चीज ध्यान में रखना है। अदर चीजल जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया उसकी बात की जाए तो फ्लैट चीजल, फ्लैट चीजल मतलब फ्लैट शेप में इसकी कटिंग एज होती है, इसका प्रयोग फ्लैट शेप के जॉब पर चिपिंग करने के लिए, या फिर जो आपका ऑप्शन आता है कि बेल्ट जॉइंट के लिए या फिर कास्टिंग के लिए किस चीजल का प्रयोग करेंगे, तो बेल्ट जॉइंट में या फिर कास्टिंग में जो चीजल प्रयोग की जाती है उसे हम फ्लैट चीजल कहते हैं। क्रॉस कट चीजल, इसका दूसरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया कि क्रॉस कट चीजल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कैप चीजल के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है, कोई भी कीबे है, ग्रूव है, उसकी कटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कीबे, ग्रूव, स्लॉट, इसकी कटिंग के लिए क्रॉस कट चीजल या फिर कैप चीजल का प्रयोग किया जाता है। डायमंड पॉइंट, इसका आपको आंसर पता ही है, इस क्वेश्चन का ही हमारा आंसर है कि कॉर्नर पे यहाँ पर मटेरियल को स्क्वायर करने के लिए। नेक्स्ट जो हाफ राउंड नोच चीजल है, इसका प्रयोग पूछा जाए कि हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है जो ऑयल ग्रूव होते हैं, ठीक है, तेल के खांचे, उसको काटने के लिए, या बुशेस में प्रयोग करते हैं, कोई छोटे छोटे होल होते हैं उसकी डीबरिंग में भी हम यहाँ पर हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पर चीजल नहीं दी गई है उसका नाम है वेब चीजल, WEB वेब, उसे हम वेब चीजल के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग करते हैं बेसिकली चैन ड्रिलिंग के बाद जो बीच के मटेरियल बचते हैं उसको हटाने के लिए। जैसे मान लो ये आपका जॉब है, यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर होल है, यहाँ पर होल है, अब इन दोनों होल के बीच जो यहाँ पर मटेरियल बच गया है, इस मटेरियल को हटाने के लिए जो चीजल प्रयोग की जाती है इसे हम वेब चीजल के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 में क्या पूछा गया है, नेम द पार्ट ऑफ ये हैमर मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर भी आपको एक्स से एक पार्ट मार्क किया गया है जिसको बताना है कि यह कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हैमर आपको ऑप्शन में दिया गया है। बात की जाए हैमर की, हैमर किस मटेरियल का बनाया जाता है, हमने बताया था कि सभी चीज़ों के मटेरियल आपको क्लियर होने चाहिए। तो हैमर कास्ट स्टील का या फिर कई बार हाई कार्बन स्टील भी ऑप्शन में दे दिया जाता है, या फिर यह ऑप्शन ना दिया जाए तो ड्रा फोर्ज कास्ट आयरन भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो इन तीनों में से जो भी दिया जाए, मैक्सिमम केसेस में ड्रा फोर्ज कास्ट आयरन दिया जाता है जिसका हैमर बनाया जाता है, ठीक है। हैमर को स्पेसिफाई कैसे करते हैं, तो उसके वेट के अनुसार कि वो कितने वजन का है, और यहाँ पर उसकी जो यहाँ पे पिन दी जाती है, पिन का शेप कैसा है, उसके अनुसार हम हैमर को स्पेसिफाई करते हैं। तो वेट और शेप ऑफ पिन के अनुसार हैमर को स्पेसिफाई किया जाता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। यहाँ पर एक्स पार्ट को बताना है। ऑप्शन क्या है,
फेस है, पिन है, चीक है या आई होल है। तो हैमर के पार्ट के बारे में बात की जाए तो ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट है हमारा हैंडल। हैंडल किसका बना होता है, वुड या प्लास्टिक का, लकड़ी या प्लास्टिक का। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम हैमरिंग करते हैं कुछ झटके लगते हैं तो झटके को सहन करने के लिए इसे लकड़ी या प्लास्टिक का बनाते हैं। दूसरा ये वाला जो आपका भाग है इसे हम कहते हैं पिन, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, पिन कहा जाता है। और इसका प्रयोग बेसिकली कहाँ करते हैं, तो पिन का प्रयोग किया जाता है रिवेटिंग करते समय या बेंडिंग करते समय, चोट लगाने के लिए इस पिन का प्रयोग किया जाता है। इसी के अनुसार निर्धारित होता है हैमर कौन सा है। जैसे यहाँ पर आपको ये बाल के समान दिख रहा है तो इस हैमर का नाम हो जाएगा बाल पिन हैमर, या क्रॉस में हो जाए एक्सिस के क्रॉस में तो क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो एक्सिस हो गई और हमारी पिन कुछ इस तरीके से हो जाए तो क्रॉस पिन हैमर। ये हमारी एक्सिस है और हमारी पिन भी इधर ही है तो ये हो गया स्ट्रेट पिन हैमर। तो पिन के अनुसार हैमर के पार्ट हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक्स मारा गया है, एक्स यहाँ पर एरो दिखाया गया है, इसका क्या नाम है, तो इसे हम चीक के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चीक हो जाएगा। चीक का यहाँ पर काम क्या होता है, तो चीक को बेसिकली हैमर का जो आपका ऊपर वाला भाग है ये आपका हार्ड टेम्पर, नीचे वाला भाग हार्ड टेम्पर, पर जो बीच वाला भाग होता है चीक वाला पोर्शन इसे हार्ड टेम्पर नहीं करते हैं, इसे सॉफ्ट ही रखा जाता है। और यहीं पर हैमर का वजन कितना है वो यहाँ पर इसका वेट यहाँ पर स्टैंप किया हुआ आता है, ठीक है, यहाँ पर वेट लिखा होता है कितने वजन का ये हैमर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये आपको दिया गया है ये दिखाया गया, इसे क्या कहते हैं, हम आई होल कहते हैं। आई होल किस शेप में होता है, तो ओवल शेप में होता है, जिससे कि यहाँ पर, और आई होल में करते क्या है, आई होल में हम हैंडल को फिट करते हैं। आई होल का ओवल शेप क्यों रखा जाता है, तो हैंडल फिट करने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा वेज डालने के लिए, ठीक है, जिससे कि यह हैंडल बाहर ना निकल सके, इसीलिए इसका शेप ओवल शेप में रखा जाता है। यहाँ पर हम जितना भी पॉइंट, एक एक पॉइंट बोलते हैं, सभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से नोट डाउन करिएगा, अच्छे से क्लास को देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। जो यहाँ पर पार्ट दिखाया गया है नीचे वाला सबसे, इसको हम फेस के नाम से जानते हैं, और फेस का प्रयोग करते हैं स्ट्राइकिंग के लिए, बेसिकली चोट लगाने के लिए। कई बार एग्जाम में आपसे एक चीज और पूछा जाता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये फेस है, इसका शेप कैसा होता है, तो कन्वेक्स शेप में होता है। कन्वेक्स शेप में फेस को क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जब हम कभी भी किसी पार्ट पे हैमरिंग कर रहे हो तो वहां पर वो गड्ढा ना करे, डिगिंग ना करे, तो फॉर अवॉइड डिगिंग, गड्ढे करने से बचाने के लिए जो हैमर का फेस होता है इसको कन्वेक्स शेप में बनाया जाता है। किस शेप में, कन्वेक्स शेप में। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। आशा करते हैं ये सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीजल का क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है बेसिकली, ठीक है, चीजल के एंगल के बारे में। तो व्हाट एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन द कटिंग चीजल, ठीक है। यहाँ पर आपका कटिंग चीजल दिखाया गया, यहाँ पर जो आपका जी नहीं, बेसिकली यहाँ पर जो आपका गामा दिखाया गया है, ठीक है, गामा। जो ये वाला एंगल है इसको किस नाम से जानते हैं, एग्जाम में ये पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, हम सारा एंगल यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिससे कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। बढ़ते हैं अपने एक एक ऑप्शन की तरफ। तो सबसे पहले आप देखिए, जो आपकी चीजल हो गई हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल होती है, इसमें कटिंग एजेस बनती हैं। तो एक आपकी कटिंग एज ये हो गई टॉप की, एक कटिंग एज हो गई आपके डाउन की। इन दोनों कटिंग एजों के बीच का जो एंगल होता है जिसे हम बीटा के द्वारा डिनोट करते हैं, इस एंगल को क्या कहा जाता है, तो इस एंगल को आप कह लो कटिंग एंगल, या फिर इसी को हम पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर जो आपकी सबसे लोअर कटिंग एज होती है और जो हमारा वर्क सरफेस होता है, इसके बीच का जो एंगल यहाँ पर दिखाया गया जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम क्लियरेंस एंगल के नाम से जानते हैं। हिंदी में निकासी कोण या क्लियरेंस कोण ही आप कह सकते हो। तीसरा यहाँ पर जो आपकी चीजल की टॉप फेस है और जो हमारा वर्क के परपेंडिकुलर सरफेस है 90 डिग्री, उसके बीच जो यहाँ पर एंगल बन रहा है जो कि एग्जाम में पूछा गया, जिसे हम गामा से डिनोट करते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम रैक एंगल के नाम से जानते हैं। किस एंगल से नाम से जानते हैं, रैक एंगल के नाम से जानते हैं। तो आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं
कि ये जो आपका दोनों आपकी कटिंग एज हो गई, कटिंग एज के बीच का जो कोण हो गया इसे हम कटिंग एंगल या फिर पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं। जो आपका ये नीचे वाला हो गया, ठीक है, इस अल्फा से द्वारा डिनोट करते हैं, इसे क्लियरेंस एंगल के नाम से जानते हैं। ऊपर वाला जो एंगल हो गया टॉप सरफेस और परपेंडिकुलर सरफेस, इसे हम कहते हैं रैक एंगल के नाम से, ठीक है। अब एक एंगल यहाँ पर आउट बचता है, ये देख रहे होंगे आपकी ये चीजल की क्या दिखाई गई है, एक्सिस दिखाई गई है। तो चीजल की एक्सिस और जो आपकी बॉटम सरफेस है इसके बीच यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको किस एंगल से नाम से जानते हैं, तो इसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाता है, झुकाव कोण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, झुकाव कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्लियरेंस कोण से रिलेटेड, कि मान लो वो कौन सी स्थिति हो अगर क्लियरेंस एंगल का मान कम हो जाए, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है यदि क्लियरेंस एंगल का मान कम हो जाए, ठीक है, या कह लो रैक एंगल का मान अधिक हो जाए, तो उस केस में क्या होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर क्लियरेंस एंगल का मान कम हो जाए तो मतलब ये एंगल आपका कहीं इधर आ जाए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो जितना आपका क्लियरेंस एंगल कम होता जाएगा उतना चीजल आपकी झुकती जाएगी सरफेस की तरफ, और जैसे जैसे ये झुकती जाएगी तो ये क्या होगा, मटेरियल को कट नहीं करेगी और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी चीजल आपकी स्लिप कर जाएगी, ठीक है। क्या होगा, चीजल स्लिप कर जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लियरेंस एंगल कम होने से चीजल क्या होती है, स्लिप हो जाती है और मटेरियल में डिग नहीं करती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है यदि क्लियरेंस एंगल का मान अधिक हो जाए, ठीक है, दूसरा स्थिति क्लियरेंस एंगल अधिक हो जाए, यहाँ ना हो कि आपका मान लो क्लियरेंस एंगल कुछ यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, या क्लियरेंस एंगल यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो उस केस में रैक एंगल आपका बहुत कम बचेगा, ठीक। तो जैसे जैसे क्लियरेंस एंगल का मान बढ़ेगा रैक एंगल का मान कम होगा, उस केस में चीजल आपकी खड़ी होती जाएगी, ठीक है, तो वो मटेरियल में क्या करेगी, डिग कर जाएगी, मटेरियल में गड्ढा कर देगी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चीजल से और कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है आप लोग सारा क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर। धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कोई भी आपका मेटल है उसको जब हम खींचते हैं उस पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो बिना टूटे हुए तार के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस गुण को किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं। डक्टिलिटी के गुण की वजह से ही क्या होता है, किसी भी धातु के तार को बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके जस्ट एक और रिलेटिव पूछा जाता है मैलाबिलिटी के, तो मैलाबिलिटी क्या होता है डिफिनेशन, तो बेसिकली ये किसी भी धातु की वो एबिलिटी होती है जिसके द्वारा इसे मतलब बिना टूटे इसे रोलिंग किया जा सकता है, ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, सीट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वो क्वालिटी आपकी क्या कहलाती है, मैलाबिलिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी क्या होती है, जब भी किसी मेटल पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर वो फोर्स को हटा लिया जाए तो फिर से वो मेटल अपने पुरानी जो ओरिजिनल स्थिति थी, ओरिजिनल शेप एंड साइज था, उसको रिगेन कर ले। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक ऑप्शन आपको दिया गया है टेनासिटी का, टेनासिटी का मतलब क्या होता है, तो टेनासिटी को आप कह सकते हैं बेसिकली कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड टेंसाइल लोड विदाउट रप्चर। किसी भी धातु पर हम आपको टेंसाइल फोर्स लगाएं, खिंचाव बल लगाएं और उसको बिना टूटे सहन कर जाए तो वही उसकी क्या कहलाती है, टेनासिटी कहलाती है। तो आशा करते हैं चारों ऑप्शन क्लियर होंगे। डक्टिलिटी क्या है, धातु का वो गुण है जिसके कारण उसे हम तार के रूप में बना सकते हैं बिना टूटे।
टेनासिटी क्या होती है, किसी धातु का वो गुण होता है जिसके कारण वो टेंसाइल लोड को सहन कर सकता है बिना टूटे हुए। इलास्टिसिटी धातु की एबिलिटी होती है जिसके द्वारा मतलब अगर हम लगाए गए लोड को हटा लें तो फिर से वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेती है। मेलाबिलिटी क्या होती है, इसके कारण हम धातुओं की चादर और सीट बनाते हैं, इसको रोलिंग किया जा सकता है और हैमरिंग किया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो आप सभी को पता है जो स्पिंडल होता है माइक्रोमीटर का, उस पर एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है और इसकी पिच क्या होती है 0.5 mm। जब हम एक चक्कर पूरा घुमाते हैं थिम्बल को तो हमारा स्पिंडल क्या होता है 0.5 mm आगे बढ़ता है। इसीलिए जो माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल होता है क्या होता है, लीड एंड पिच। ठीक है, या सिंपल शब्दों में कहा जाए तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्पिंडल की पिच कितनी हो गई 0.5 mm हो गई। ठीक है, 0.5 mm हो गई पिच किसकी, स्पिंडल की। अब जो थिम्बल है जिसको हम एक चक्कर घुमा रहे हैं तो इस पर बेसिकली आपके कितने ग्रेजुएशन बने होते हैं, तो उस पर ग्रेजुएशन बने होते हैं 50। तो जो हम थिम्बल को एक चक्कर घुमाते हैं तो मतलब वो पूरा 50 ग्रेजुएशन आपका घूम जाता है। किसमें, मेट्रिक में बात कर रहे हैं, ब्रिटिश में 25 होते हैं। ठीक है, तो थिम्बल का मेट्रिक में 50 ग्रेजुएशन होता है। एक पूरा चक्कर घुमाएंगे थिम्बल को तो हमारा माइक्रोमीटर 0.5 mm आगे बढ़ेगा। तो 0.5 mm कितने ग्रेजुएशन से, 50 ग्रेजुएशन से। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो नीचे मतलब ऊपर से दशमलव हटाओगे तो नीचे आपका क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5/500। 5 से इसको क्या करोगे, कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो उत्तर आएगा 0.01 mm। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही हो जाएगा। यही क्या होती है, माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट होती है 0.01 mm। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। यहाँ पर आपको एक वर्नियर कैलिपर का जो ग्रेजुएशन है ये जूम आउट करके दिखाया गया है और यहाँ पर पूछ रहे हैं इसकी रीडिंग करनी होगी। तो बेसिकली वर्नियर की रीडिंग कैसे, पहले हम उसका मेन स्केल का रीडिंग देखते हैं। ठीक है, फिर उसका वर्नियर स्केल का रीडिंग देखते हैं और इसको लीस्ट काउंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाता है, रीडिंग हो जाता है वर्नियर कैलिपर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा मेन स्केल रीडिंग कितनी है। तो यहाँ पर आपका कितना है, 40 है सॉरी 4 है, 4 का मतलब 40 हो गया। ठीक है, अब 40 से पहले यहाँ पर 30 रहा होगा। अब जैसे देख रहे हैं ये आपका 40 है, ये 50 है, इसके बीच में एक है, मतलब ये क्या हो जाएगा 40 और 50 के बीच का 45। इसी प्रकार 40 और 30 के बीच में ये वाली जो लाइन है ये किसको दिखा रही है, ये किसको दिखा रही है, तो ये वाली लाइन आपको दिखा रही है 35 की। तो 0 किसको क्रॉस कर गया है, 35 को क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो जो मेन स्केल की रीडिंग है ये कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अब देखते हैं हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन सी, यहाँ पर आपका लाइन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे जो ग्रेजुएशन नंबर 20 है इसको यहाँ पर इसने मैच कर दिया है, एरो दे दिया है कि 20 नंबर ग्रेजुएशन जो वर्नियर स्केल की है मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो वर्नियर स्केल कितना हो गया 20। अब 20 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, लीस्ट काउंट से। आप सभी को पता है वर्नियर की लीस्ट काउंट कितनी होती है 0.02 mm वर्नियर की लीस्ट काउंट होती है। तो मेन स्केल हो गया आपका 35 और 20 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.40। ठीक है, 0.40। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा 35.4 mm, जो कि इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा एक रीडिंग के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपको वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर दिया गया है और इसकी रीडिंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका किस डायरेक्शन में यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया गया है, मतलब आपको
इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर भी आपको क्या देखना है, तो यहाँ पर भी आपको देखना है मेन स्केल, फिर उसके बाद वर्नियर। तो मेन देखो यहाँ पर 40 के बाद वाली जो लाइन है यहाँ पर आपकी मैच कर रही है, ठीक है। तो जब इसको काउंट करोगे तो यहाँ बीच में 45 है, ये 50 है, तो इसको काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा 41 से थोड़ा सा यहाँ पर आगे है, तो ये आपका मेन स्केल कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। अब आप नीचे वर्नियर वाला अपना देख लो, तो यहाँ पर देखो तो बेसिकली ये कितना है, देखो यहाँ पर 0 से लेकर 60 इस साइड में और 0 से लेकर 60 इस साइड में, ठीक है। बेसिकली ये एंगल है, तो डिग्री आपको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर 1 डिग्री को 60 मिनट, इधर आपका 60, इधर आपका 60। अब चूंकि डायरेक्शन इधर दिया गया इसलिए आपको इधर वाला देखना है, ठीक है, 0 के इस साइड वाला देखना है। तो यहाँ पर आप देखो यह हो गया आपका 30 और यहाँ पर है 60, तो ये 5-5 के अंतराल पर बेसिकली यहाँ पर बनाया गया है। तो ये हो गया 60, तो उससे पहले हो गया 55 और उससे जो पहले वाला हो जाएगा इसको क्या हम कहेंगे 50। तो 41 तो यहाँ पर आपका मेन डिग्री वाला था और मिनट वाला कितना हो गया 50 मिनट। दोनों को आपस में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट, 41 डिग्री 50 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फीलर गेज का यूज क्या होता है, कहाँ पर उपयोग करते हैं। दूसरा इसका नाम भी पूछा जाता है कि फीलर गेज को और किस नाम से जानते हैं, तो फीलर गेज को थिकनेस गेज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, थिकनेस गेज के नाम से जाना जाता है। यूज कहाँ करते हैं, तो बेसिकली कहीं भी असेंबली में जो भी आपका फिटिंग है वहाँ पर उन दोनों फिटिंग के बीच जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट। जो दो मिलने वाले पार्ट है मेल फीमेल कोई भी असेंबली है वहाँ पर कितना गैप है, तो उसको चेक करने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नाम क्या है, थिकनेस गेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर अभी आपको रीडिंग बेसिकली पढ़नी है। यहाँ पर आपको डायल कैलिपर दिखाया गया है, तो डायल कैलिपर की यहाँ पर आपको मेजरमेंट बतानी है कि कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मेन स्केल। तो यहाँ पर 0, 5, 10, 15, 20 के बाद ये पर कहाँ आ गया 25। तो सबसे पहले आपको आ गया कितना 25 हो गया आपका मेन, ठीक है। अब उसके बाद देख लो आप यहाँ पर अपना क्या डायल कैलिपर है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कि यहाँ पर इसकी आपको वर्नियर स्केल कितना है, तो यहाँ पर काउंटर जो आपका डायल पे काउंटर दिखाया गया है 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। यहाँ पर 0 से लेकर के 100 तक ग्रेजुएशन बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ सॉरी यहाँ पर इसने दे दिया है कि डायल कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है 0.05 mm। यहाँ पर इन्होंने लिस्ट काउंट दे दिया गया है। अब डायल कैलिपर की रीडिंग देखनी है तो यहाँ पर 20, 21, 22, 23, 24 यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्लियरली। तो यहाँ पर 25 से थोड़ा एक ऊपर, तो ये जो 24 वाला ग्रेजुएशन है इसी पर हमारी पॉइंटर लाई कर रही है। तो यहाँ पर डायल का यहाँ पर कौन सा ग्रेजुएशन मैच कर रहा है 24 वाला। मल्टीप्लाई करना है इसको लिस्ट काउंट से। लिस्ट काउंट कितना दे दिया गया है 0.05 mm दे दिया गया है, तो 0.05 mm आप उसको ले लीजिए। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 25 रहेगा ही। अब 24 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से तो ये आ जाएगा 1.20। अब 25 में 1.20 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 26.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्सर आपको लोग इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताते हैं, केवल ऑप्शन से एग्जाम में बता देते हैं कि इसका उत्तर हो जाएगा 26.2, लेकिन आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि किस प्रकार से इसका 26.2 होगा। तो यहाँ पर 25 तो मेन हो गया, 25 प्लस यहाँ पर 24th ग्रेजुएशन मैच कर रही है, उसको 0.05 से मल्टीप्लाई करो 1.2 आएगा। दोनों को जोड़ दो तो 26.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिकली यहाँ ड्रिलिंग मशीन से पूछा गया है। तो व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। बेसिकली जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन मतलब गैंग का मतलब कई सारे लोग। अब यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन की बात हो रही है तो ड्रिलिंग में मेन होता है हमारा स्पिंडल। तो गैंग से स्पष्ट है कि इसमें कई सारे स्पिंडल होते हैं, तो इसमें
2 से लेकर के 8 स्पिंडल तक हो सकते हैं। किसमें? गैंग ड्रिलिंग मशीन में 2 से लेकर के 8 स्पिंडल हो सकते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग आपके मोटर्स द्वारा चलित होते हैं। तो किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है? तो यहाँ पर सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ठीक है, यहाँ पर ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, जैसे मान लो पहले पर आपका ड्रिलिंग किया, दूसरे पर उसको थोड़ा सा बड़ा किया, तीसरे पर फिनिश किया, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन, ठीक है, या मान लो एक पर ड्रिलिंग किया, एक पर रिमिंग किया, एक पर टैपिंग किया, एक पर थ्रेडिंग किया। तो सक्सेसिव क्रम से जो ऑपरेशन होते हैं वही सक्सेसिव ऑपरेशन कहलाता है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। कितने स्पिंडल होते हैं? 2 से 8 स्पिंडल यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात की जाए, यहाँ पर पूछा गया है which is an integral part of the stock in the वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? बेसिकली आपसे पूछना चाहता है कि स्टॉक के साथ यहाँ पर कौन सा भाग जुड़ा होता है। तो स्टॉक के साथ कौन सा भाग जुड़ा होता है? वो ऑप्शन नंबर बी, डायल। क्या जुड़ा होता है स्टॉक के साथ? डायल जुड़ा होता है। और एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, अगर बात की जाए कि जो इसका वर्नियर स्केल होता है बेवल प्रोटेक्टर का, वो किस पर ग्रेजुएटेड होता है? तो जो वर्नियर स्केल होता है वो डायल पर ग्रेजुएटेड होता है। मेन स्केल की बात की जाए तो जो है मेन स्केल होता है वो डिस्क पे ग्रेजुएटेड होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो बेवल प्रोटेक्टर है आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इसका जो मेन स्केल है वो कहाँ पर ग्रेजुएटेड होता है? तो डिस्क पर होता है। वर्नियर स्केल कहाँ पर ग्रेजुएटेड होता है? डायल पर ग्रेजुएटेड होता है। यहाँ पर पूछा जाए कि अगर एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू होती है आपकी 1 डिग्री। और दूसरा पूछ लिया जाए कि यहाँ पर एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए जो कि एक वर्नियर स्केल आपका यहाँ पर बराबर होता है, यहाँ पर आपका एक फार्मूला आता है कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पर बराबर होता है 23 मेन स्केल डिवीजन के। कितने? 23 मेन स्केल डिवीजन के। अब जब यहाँ पर आप एक वर्नियर स्केल नहीं, 12, यहाँ पर जो आपका 12 वर्नियर स्केल डिवीजन है ये बराबर होता है 23 मेन स्केल डिवीजन के, ठीक है। कितना? 12 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होता है 23 मेन स्केल डिवीजन के। तो यहाँ से जो हम वैल्यू निकालते हैं कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आपकी निकल के आती है 1 डिग्री 55 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री और 55 मिनट निकल के आती है एक वर्नियर स्केल डिवीजन की आपकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लिस्ट काउंट निकालते हैं तो अक्सर लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन लिया जाता है, लेकिन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट निकालते समय 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन लिया जाता है। क्योंकि यहाँ वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 डिग्री 55 मिनट है और मेन स्केल की वैल्यू 1 डिग्री है, तो माइनस नहीं होगा, तो इसलिए हम 2 डिग्री में से इसको माइनस करते हैं तो आपका फाइनली बच के आता है कितना? 5 मिनट। और यही क्या होती है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो कितनी होती है? 5 मिनट होती है। एंगल बन गया है, कितनी होती है? 5 मिनट होती है, ठीक है, 5 मिनट। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है डिग्री के रूप में, तो डिग्री का मतलब डिग्री का 12वां भाग, 1 डिग्री का जो 12वां भाग होता है वही क्या होता है? उसकी लिस्ट काउंट, या 5 मिनट उसका लिस्ट काउंट होता है। जो भी आपसे एग्जाम में दिया जाए आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिर से यहाँ पर आपको फाइल का पार्ट पूछा गया है, तो इसको हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लिया है कि यहाँ पर जो एक्स से मार्क किया गया है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फेरुल, जो कि मेटल की होती है। इसका यूज क्या होता है? बेसिकली जो हैंडल होती है इसको फटने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? फेरुल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 40 नंबर पूछा गया है, which file is used to make the job close to the finishing size। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल, सेकंड कट फाइल या डबल कट फाइल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड कट फाइल। ठीक है, जब भी जॉब को हमें फिनिशिंग साइज के निकट लाना होता है तो किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, सेकंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको कट से कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड कट फाइल अगर बात की जाए कि किसके अनुसार है तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार होती है, ना कि कट के अनुसार। रफ, बास्टर, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ, ये आपके अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार हो गई। कट के अनुसार यहाँ पर जो अदर फाइलें हैं जैसे सिंगल कट फाइल हो गई, कर्व कट फाइल हो गई, डबल कट फाइल हो गई, रैस्प कट फाइल हो गई, तो ये सभी आपकी क्या है, अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार है। लेकिन सिंगल कट जो यहाँ पर सेकंड कट दिया गया है ये कट के अनुसार ना होके ग्रेड के अनुसार है। सेम ऑप्शन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल है जो कि अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार नहीं है, ग्रेड के अनुसार है, तो हो जाता है सेकंड कट। तो सेकंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं जॉब को फिनिशिंग साइज के निकट लाने के लिए। ठीक है, अदर ऑप्शन की बात की जाए कि जैसे यहाँ पर सिंगल कट फाइल दिया गया है तो सिंगल कट फाइल का जो भी मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें की होती हैं कि जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था जो फाइल आपको दिखाई गई थी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर जो आपको फाइल दिखाई गई है, अब यहाँ पर बात की जाए कि जो फाइल के दांते हैं किस एंगल पे कटे होते हैं, तो यहाँ पर आप जो एंगल देख रहे हैं कुछ एंगल में दांते कटे हैं, ना कि स्ट्रेट कटे हैं। ठीक है, तो यही जब हम बात करते हैं किसके केस में, अपने सिंगल कट फाइल के केस में, तो ये कितना हो जाता है 60 डिग्री एंगल। ठीक है, कितने डिग्री एंगल में सिंगल कट फाइल के दांते कटे होते हैं, 60 डिग्री एंगल में कटे होते हैं। और इसका प्रयोग बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल जैसे एल्युमिनियम वगैरह की फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर कर्व कट फाइल के बारे में, तो इसके दांते कैसे होते हैं, इसके दांते कर्व शेप में कटे होते हैं। और कर्व कट फाइल का जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कर्व कट फाइल को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे विक्सन फाइल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विक्सन फाइल, VIXEN। ठीक है, तो इसे विक्सन फाइल के नाम से जानते हैं। इसके दांते कर्व शेप में कटे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको दिया गया है डबल कट फाइल है, भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल कट फाइल में क्या होते हैं, दांतों की 2 रो कटी होती है। ठीक है, दांतों की 2 रो कटी होती है। यहाँ पर जैसे एक रो ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा रो क्या हो, इसी के जस्ट अपोजिट में, इसी को जस्ट क्रॉस करते हुए एक और रो कुछ इस प्रकार से काट दिया जाए तो इसे कहा जाता है डबल कट फाइल। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डबल कट फाइल। तो यहाँ पर आपसे इसका एंगल पूछा जाता है, तो एंगल में आपका 2 होता है, एक होता है ओवर कट और एक होता है अप कट। तो जो ओवर कट होता है इसका एंगल होता है 70 डिग्री और जो अप कट होता है इसका एंगल होता है 51 डिग्री। ठीक है, ओवर कट का एंगल कितना होता है 70 डिग्री, अप कट का एंगल होता है 51 डिग्री। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली जब आपको तेजी से धातु को हटाना हो, मटेरियल को हटाना हो काफ़ी फास्टर रेट से, तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है डबल कट फाइल का। तो ऐसा कहते हैं ये फाइलें भी आपको क्लियर हो गई होंगी, इनके आपको आंसर क्लियर हो गए होंगे। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो जॉब को फिनिशिंग साइज के निकट आने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग करते हैं सेकंड कट फाइल का, जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रेड होती है। तो ये था आज का हमारा 20 क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने डिस्कस किया। आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से अपने डाउट को पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं सीरीज के पीछे आपके फ्रेंड्स लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। जो लोग भी ITI से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के पीछे जो बेसिक है उसके 4 ऑप्शन है, उस सभी को हम अच्छे से क्लियर करते हैं जिससे कि कोई डाउट नहीं रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।